राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम भाग दूसरा कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आदिकाल। आदिकाल का जो हम प्रकरण तीसरा, देश भाषा काव्य, हम वो पढ़ रहे थे। मेरी जो हमने शुरुआत की थी वो फर्स्ट भाग में है। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो 2-3 इसमें रचयिता थे वो रह गए थे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। प्रकरण 3 को, देश भाषा काव्य। तो इसमें जो हमारे रह गए थे वो कौन कौन से हैं? भट्ट केदार, मधुकर कवि। इनका जो संवत दिया, जो इनका समय दिया है वो कब का दिया हुआ है? 1224 से लेकर 1243 तक। ठीक है। जिस प्रकार चंद्रबदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रबदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया था, क्योंकि कीर्तिमान पृथ्वीराज के साथ रहे थे। ठीक है, चंद्रबदाई। उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद को गुण गाया, उनके गुण गाए। ठीक है, उनके बने रहे दोस्त। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था। किसने लिखा था? भट्ट केदारनाथ ने। तो आपसे पूछा जाता है कि जयचंद प्रकाश किसका महाकाव्य है, तो आप बताएंगे किसका है? भट्ट केदार का। अच्छा, फिर इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ते हैं, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। इन दोनों जो रचनाएं हैं, जो दोनों महाकाव्य हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जयचंद प्रकाश किसका है और जय मयंक जस चंद्रिका किसका है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का। और जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर का। तो ये दोनों आप ग्रंथों को याद रखेंगे। एक महाकाव्य है, एक ग्रंथ है। ठीक है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। दोनों को अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए, उनके रचना, जो इनके रचनाकार हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है। दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। सिर्फ इनके नाम रह गए हैं, ये उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है, तो इनका ऐसा नहीं है कि ये इनके उल्लेख मिलते हैं, सिर्फ इनका जो थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है वो यहीं पे बीकानेर की राज पुस्तक में मिलता है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों का, राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर का पश्चिमी प्रांत था। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं आता, बस वही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी कि कौन किसका ग्रंथ है, कौन कौन सा महाकाव्य कहलाया है, बस वही दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, फिर है आ जाता है, हम लोग जगनीक का पढ़ते हैं। जगनीक का समय जो दिया गया है 1230 से दिया गया है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नामक एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जगनीक वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास तौर पे इसमें जो ये दोनों दिए हैं, आला और उदल की स्टोरी जो है ये। ठीक है, इतना सरप्रिय हुआ, जो लिखा था, जो इतना सरप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमश सारे उत्तरी भारत में विशिष्ट है। उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आह्ला के नाम से प्रसिद्ध हैं
और बरसात में गाए जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट, सिर्फ यही देखिए एक लाइन कि ये किसके नाम से जो गांव-गांव में गाए जाते हैं, ये किसके नाम से, ये आला के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि आला कब गाया जाता है, तो बरसात के समय में गाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इसमें आप मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं लाइन वाइज हर जहाँ से क्वेश्चन निकलता है मैं वहाँ से अंडरलाइन करके आपको बताती हूँ। इतना सारा हम लोग बुक ना पढ़ के सिर्फ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन पढ़ें तो हमारे पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, गांव में जाकर देखिए, जो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहद के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। ये गाने जब सुनाई देंगे, 12 बरिस ले कुकर जिए और तेरे ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। अब ये भी इसमें दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की, किसके, जगनीक के संगीत की वीर दर्पणपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि किसमें हुआ, देशों और जातियों में भी के नाम से भी सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंधक पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में मिलता। अगर ये देखिए, इसके ही बारे में बात करी जा रही है कि आला के बारे में, कि अगर ये और अच्छे से लिखा जाता या कहीं इसकी थोड़ी बहुत भी मिलती तो ये आज हम लोग उसे पढ़ रहे होते। ठीक है, लेकिन वो नहीं है। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। आला का कौन सा केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश में, बेसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा में आसपास भी इसका चयन बहुत होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इन गीतों के समुच्चय जो सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिसके अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्ण में लिखा होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। ठीक है, किसके नाम से छपा है, इन दोनों आला और उदल के नाम से जो छपा है वो आलाखंड छपा। ठीक है, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने छपवाया था, सबसे पहले पूछने लग जाता है आपसे, तो चार्ल्स इलियट ने छपवाया था। ठीक है, क्लियर हो रही है सबको इम्पोर्टेंट बातें। फिर आ जाता है हमारा कि श्रीधर। अब श्रीधर बसते हैं इसमें। इन्होंने संवत, इनका कौन सा समय दिया, 1454 में रणमल छंद। अब आपसे पूछा जाता है कि रणमल छंद किसका है, तो हम बताएंगे किसका है, श्रीधर का है। नामक एक काव्य रचा जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे भी दिया गया है, ये पद दिया गया है। ठीक है, ये रणमल छंद से है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी। वैसे ये नहीं आता है जो मैंने अभी आपको जगनीक का बताया था, वही आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये संदर्भ में दे रखी हैं तो ये सब बातें नहीं आती हैं, ये सिर्फ रचनाएं दे रखी हैं कुछ, कि व्याहने सांबतो सब यान बारात सब अंतरपुरा, ये सब चीज़ें संदर्भ में ये नहीं आती हैं। जो लाइनें मैंने आपको इम्पोर्टेंट कराई हैं और मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने आपको बताया है पढ़ते समय, वो सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हमारे लिए कई बार आता है तो ये हमको पता है। आपसे पूछा जाता है कि आलाखंड कब गाया जाता है, बरसात के मौसम में गाया जाता है। किसका है ये, जगनीक का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कि अब इसमें पूछा है कि जैसे आला कहाँ पे ज़्यादा है,
तो बेसबाड़ा में इसका ज़्यादा प्रचार है, ठीक है, और बुंदेलखंड में इसकी ज़्यादा विशेषता है। तो ये हमें इम्पोर्टेंट बातें पता होंगी तो हम इसको, जो हमारा शुक्ल जी का है, इसको इतिहास को हम इतने अच्छे से पढ़ पाएंगे, इतने अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि आपको बहुत इजी एक पॉइंटों में ही आपको पता लगेगा कि भाई हमें ये पॉइंट हैं, इसमें कौन सा प्रकरण में कौन सा है, कौन सा प्रकरण है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो अब आज हम कर रहे थे तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो चौथा प्रकरण है, तो फुटकल है वो, तो उसको भी हम अच्छे से अंडरलाइन के साथ में महत्वपूर्ण लाइन देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको ये जानकारी पसंद आती है, तो इन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।